फोटो खींच लेना। अरे यार मेरे को 8-9% बैठ गई है, मेन खींच लूँगा, ठीक है। स्वागत वगैरह करेंगे ना सर, वो संगीत, नृत्य, चित्रकला, तबला, पखावत, पूरा आर्ट एंड कल्चर है उधर। ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है। अच्छा, तो ये अभी शिफ्ट हो जाएगी सभी अगल बगल। अच्छा, सब एकेडमिक ब्लॉक बन रहे हैं। होता ही है शुरू में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्टैंड लगा दी। एक बार जोरदार करकर जमीन से बढ़कर कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश के नाट्य एवं रंगमंच संकाय एवं ललित कला संकाय की ओर से हम परम श्रद्धेय परम आदरणीय जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन करते हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हम रंगमंच का अध्यापन कर रहे हैं और आपको भी हम आपके लाइब्रेरी वाले ग्रुप्स में बहुत सारे आर्टिकल्स नोट्स भेजते रहते हैं। वो परम श्रद्धेय आदरणीय सर के हैं और आपको जानकारी प्रसन्नता होगी, कई बार मैं आपको लोक फोक इत्यादि विषयों में जो अंतर स्पष्ट करता हूं वो भी परम श्रद्धेय वो भी भारती सर की अप्रोच है, आइडियोलॉजी है। और ऐसे व्यक्तित्व का हमारे विश्वविद्यालय में आना और ना केवल आना, बड़ी ही सहजता से सुलभता से आना, ये हम जैसे शिष्यों के लिए प्रेरणा का काम है। तो गुरुवर मैं आपको जोरदार करते नवी से पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। और वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार एक लंबे हस्ताक्षर हैं अपनी कला सशक्त कलाओं में, लेकिन फिर भी हमारे चित्रकला संकाय की भी कुछ फैकल्टीज और हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो एक संक्षिप्त परिचय आदरणीय सर का मैं रखना चाहता हूं। प्रोफेसर ओपी भारती सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, नाट्य कला शास्त्र विभाग, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। आपने स्नातकोत्तर की उपाधि नाट्य कला, भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में प्राप्त की है। पीएचडी में आपने नाट्य कला में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप विशेष रूप से नाटककार, निर्देशक, कोरियोग्राफर, मंच परिकल्पक एवं कला प्रशासक के रूप में विख्यात हैं। आपके सौंदर्य शास्त्र तथा लोक ज्ञान के आप अध्येता हैं। पारंपरिक ज्ञान, लोक विधा और नाट्य कला के क्षेत्र में आपके विशेष कार्य हैं। 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का आपने प्रकाशन एवं लेखन किया है। 100 से अधिक शोध पत्रों का आपने आलेख प्रकाशित हुआ है। सांस्कृतिक प्रशासक के रूप में 20 वर्षों का कार्य एक लंबा अनुभव है तथा 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय तथा 900 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के कला महोत्सवों में परिकल्पना का आयोजन आपके द्वारा किया गया है। पूर्वोत्तर भारत तथा हिमालय अंचल की सघन शोध यात्राएं आपने की हैं। भारत के विभिन्न संस्थानों यथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इंदिरा कला केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली तथा मानव संग्रहालय भोपाल द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों सेमिनार में आपने सहभागिता की है। मिजोरम विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, पटना विश्वविद्यालय पटना, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय, गंगटोक, रांची विश्वविद्यालय और बीएनए मंडल
मंडल, भारतीय गुरु नाट्य अकादमी जो इस समय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के संबंध है, आदि अनेक विश्वविद्यालयों में आपने अतिथि प्राध्यापक के रूप में व्याख्यान दिए हैं, विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। इसके अलावा आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान, नेपाल, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में शैक्षणिक यात्राएं की हैं। सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में भी आप भारतीय सांस्कृतिक केंद्र फिजी में भी आपने कार्य किया है। आपको एक लंबा अनुभव प्रशासनिक कार्य का है। आप निदेशक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र विदेश मंत्रालय फिजी में रहे हैं, विभाग अध्यक्ष प्रदर्शन कला विभाग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जून 2017 से 26 जुलाई को, उप सचिव नाट्य संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, उप सचिव लोक एवं जनजातीय कला संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, उप सचिव संगीत नाटक अकादमी पूर्वोत्तर भारत केंद्र शिलांग। आपका एक लंबा मतलब जिसको कहें कार्य अनुभव है, अगर मैं कहूं तो संज्ञा हो जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि क्या कमाया जीवन में, तो हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसे गुरु और ऐसे सर कमाए हैं जिनको अगर हम विनम्रता से आग्रह करते हैं और हमारे आग्रह पर उपस्थित हो जाते हैं, मैं पुनः जोरदार करता ध्वनि से वंदन अभिनंदन करता हूं और एक छोटे से सम्मान से आपको मनीष भाई आपके पास प्लीज। मैं हमारे ललित कला विभाग की अतिथि विद्वान आदरणीय बारोलिया मैम से आग्रह करूंगा कि हमारी जोरदार करतब ध्वनि से वंदन अभिनंदन। मैं आदरणीय शम्मी सर को आग्रह करूंगा कि हमारे गोविंद यादव भाई को, जो बेसिकली भारतीय गुरु नाट्य अकादमी लखनऊ में डिजाइन के प्राध्यापक हैं और हमारे यहाँ से शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज से आपकी डिजाइन के ऊपर क्लास शुरू हो रही है हफ्ते भर की, तो शम्मी जी आदरणीय गोविंद भाई का स्वागत करें। और हमारे बीच आदरणीय भाई विराजमान हैं, मैं उनके स्वागत हेतु मेघा मैम से आग्रह करता हूँ, मेघा मैम और आदरणीय सर को स्वागत। अब बिना किसी विलंब के, क्योंकि मैं आपकी दुविधा भी समझ रहा हूँ, एक्चुअली गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ आपको, हमारे विश्वविद्यालय में एक्चुअली रेनोवेशन चल रहा है तो लाइट कट लेंगे, तो थोड़ी सी आपको भी असुविधा होगी और बच्चे भी सुबह से बैठे हुए हैं। तो बिना किसी विलंब के बस आपसे ये आग्रह करता हूँ कि हमारे ललित कला संकाय और नाट्य विभाग के विद्यार्थी हैं और लोक कलाओं का जो सौंदर्य शास्त्र है, भक्ति लोक कलाओं का जो सौंदर्य शास्त्र है, अपने अनुभव इस विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। परम श्रद्धेय आदरणीय भारती से नाट्य कला विभाग के नाट्य मर्मर और हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर हिमांशु, यहाँ जनसंचार विभाग के IMT विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष जी हैं और राष्ट्रीय स्तर के ख्याति लब्ध रंगमंच के सज्जाकार गोविंद यादव जी हैं। आप सभी संकाय अध्यक्ष और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। गर्मी है और गर्मी हमारे देश की खूबसूरती है। ये गर्मी नहीं होती, आम मीठे नहीं होते, हम बासमती और वो चावल का भात नहीं खा पाते। बहुत कुछ ये गर्मी हमें देती है जो यूरोप को नहीं देती है। तो गर्मी बहुत ज़रूरी है। गर्मी हमें पिघलाती है, हमें गतिशील रखती है, क्योंकि हम थोड़े सुविधाभोगी हो गए। अब आप सोचिए कि अभी भी आज दोपहर में हमारे गांव के किसान खेतों में होंगे, खुली धूप में होंगे और हमें छाँव में गर्मी अगर लगे तो उस गर्मी को नहीं महसूस करना है। महसूस करने की ही बात है। आप तो कला साधक हैं। साथियों, हिमांशु जी को कई कारणों से मैं बहुत पसंद करता हूँ। एक तो नित्य नवीन रहते हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं, जो शिक्षक का पहला काम है।
मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि ये नाट्य एकादश मुझे नहीं मिल पाया था। मैंने मैसेज पर बोला था कि हिमांशु ने बोला कि किताब आ जाए, आप जरूर भेजना। और एक तरह उसमें पहले नंबर पर हिमांशु जी आते हैं और मैं समझता हूँ बहुत आगे कला दर्शन, सौंदर्य भावना और कला। जो राजा कभी दूसरा राजा नहीं बनाता, लेकिन एक कलाकार दूसरा कलाकार बनाता है। कला भावना यहीं से शुरू होती है। आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी राजा हुए, प्रतिहंता में पिताजी की हत्या करके वो राजा बन जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था में भी देखेंगे कि कोई भी राजा जो है वो नहीं चाहता है कि दूसरा राजा बने। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री जयमा नहीं छूता है, जब चिपक जाता है तो नहीं सोचता है दूसरा राजा। लेकिन गोविंद जी, हिमांशु जी, मनीष जी और आपके जो अध्यापक हैं वो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाएं। तो एक गुरु, एक कलाकार जो है वो दूसरा कलाकार बनाता है और सृजन करता है। और सृजन कौन कर सकता है? केवल ईश्वर। तो ये कला भावना है आपके भीतर जो है, यही एक भावना है कि आप तो हैं ही और आप पे इतनी मेहनत की जाती है। वो झुंझलाते हैं, वो गुस्साते हैं कि आप थोड़ा और अच्छा हो जाइए, या ये परफेक्शन नहीं मिल रहा है। गोविंद जी आते यार मुझे क्यों सिखाने, तो ऐसा सुना दो, औपचारिकता पूर्ण ड्राइंग तो चले जाओ जी। नहीं, वो मन में सोच करके आए हैं कि इतने हैं आप 50 बच्चे, इसमें से कुछ को तो वो मतलब वो दृश्य विन्यास और रंगमंच सज्जा में परफेक्ट करके जाएंगे ही, और उनकी लालच होगी कि 2-4 चेले भी बना लेंगे जिसको पसंद के आएंगे, उनको लगेगा। ये भावना कहाँ होती है? हम कलाकारों को होती है। और सृजन तो केवल ईश्वर करता है, चाहे किसी भी धर्म का ईश्वर हो, सृजन का अधिकार वही है। तो आप सामान्य नहीं हैं, आपके भीतर वह ईश्वरीय भावना है। भारतीय कला दर्शन भी कहता है आप इतने श्रेष्ठ हैं। जैसे आपके गुरु हैं, आपकी कला भी गुरु होंगी, आपके भीतर भी कला साधना है। बहुत सारा कार्य आप कर सकते थे सोसाइटी में, लेकिन ये नाट्य कला पढ़ने आ गए, चित्रकला पढ़ने आ गए, कला दर्शन पढ़ने आ गए, इन विधाओं से जुड़े। तो आपके भीतर एक विशेष चीज है, उसे हमें पहचानना है कि वो क्या है। किस कारण से आप नाटक करना चाहते हैं, किस कारण से आप चित्र बनाना चाहते हैं। देखिए, कला दर्शन और इतिहास यही कहता है, मानव देखता है। लोक की बात की ना, हम कहते लोकता नहीं है जी, यानी दिखता नहीं है जी। लोकना यानी देख रखेंगे कि उसमें दर्शनीय धातु क्या है, किस तरह से लोकता है। सब कुछ मतलब ऐसे सीधा देखना नहीं हो, विशेष रूप से किसी चीज को मानव देखता है और सबको देखने की क्षमता है। और देखने के बाद प्रत्येक व्यक्ति उसमें से कुछ न कुछ ऑब्जर्व करता है और आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो मानव का स्वभाव है उसको पुनः प्रस्तुत करना। तो कोई चित्र बनाने लगता है रंगों के साथ, कोई नाटक करने लगता है, कोई अभिनय करता है, कोई गीत गाता है, कोई कविता, उपन्यास और कहानियां लिखने लगता है। ये अलग अलग तरह से हम जिस चीज को देखते हैं, समाज में घटित घटनाओं को देखते हैं, या जिस चीज को देखते हैं, उसको आपका मन जो है वो प्रतिक्रियात्मक रिएक्ट करना चाहता है। और जिसका मन रिएक्ट करता है, जो पचा नहीं जाता, जो रिएक्ट करता है, वही सृजन के मालिक है, वही कलाकार है। और आप निश्चित रूप से वही हैं। वही आपको हुआ कि हम क्यों अभिनय, आपने अभिनय देखा किसी को करते हुए, रंगमंच के बारे में पढ़ा, नाटक के बारे में पढ़ा, चित्रों के बारे में पढ़ा, तब आपको चित्रकार या अभिनेता बन जाना चाहिए। वही प्रतिक्रिया आपके भीतर है। ये विशेष प्रतिक्रिया है, ये सामान्य चीज नहीं है। कला, अगर आप मान लीजिए आप कलाकार बनेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आप पॉलिटिशियन भी बन जाएंगे, और बनना भी चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। कला हमें केवल कलाकार नहीं बनाता है। हमने जो कहा, हिमांशु जी हमेशा अपडेट लाते हैं, वो नवीनता प्रदान करती है। जो नूतनता प्रदान करे वही कला है, जो आपको नूतन बनाए। कला के भीतर एक होती है चीर नवीनता, परंपरा है ना, जितना प्राचीन है उतना ही नया, आधुनिक और समसामयिक है। उसको हम इसी तरह से समझेंगे। अब एक कला सिद्धांत को देखिए, पहली ये बात और मिलता है, हमें भी मिल जाए, हम भी थोड़े दिन के बाद हो सकता है हम डिक्टेटर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में समाज का भयमुक्त होना बहुत जरूरी है, फियरलेस होना बहुत जरूरी है। समाज तभी फियरलेस होगा जब व्यक्ति फियरलेस होगा। और व्यक्ति का स्वभाव क्या है? सुखद अवस्था में रहना। मसलन यहाँ अभी एयर कंडीशन चल रहा होता, अभी बारिश हो जाती, ठंडी हवा आती, हम तो इसकी परिकल्पना करते ही नहीं है कि बहुत गर्मी होती
और इस गर्मी को हम सह रहे होते हैं। ऐसी परिकल्पना मानव मन नहीं करता है, क्योंकि मानवीकरण की और संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है एक लंबी दूरी है, एक लंबी यात्रा है यहाँ तक पहुँचने की। और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो वो चीज़ कला से ही, आप जितना मनोविज्ञान से नहीं समझ सकते हैं, कला से समझ सकते हैं। तो मतलब है कि हम कभी भी फियर को सहना नहीं चाहते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे मुँह में रसगुल्ला है, करेला नहीं है। शब्द भी हमने देखे भारतीय परंपरा में, जब देखेंगे रसगुल्ला, नीम, करेला, फोनेटिक्स देखिए उसका, तीता, मीठा, मीठा और तीता, भाषा का भाव देखिए, वहाँ भी ये है, हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए सारे यूनानी नाटकों को त्रासदी बनाया गया कि जीवन की त्रासदियों का सामना जो समाज और व्यक्ति करेगा वह भयमुक्त होगा, वह फियरलेस होगा। साधारण भाषा में नहीं समझना। अगर आप भय को कहते हैं, अरे यार आज हम अगर डर को काउंटर नहीं किए, है ना, आज गुरुजी ने डांट दिया जम के, आपकी गलती नहीं थी, आपके मन में खींच आया, गुस्सा आया, आज अगर हम सर को नहीं कह पाए से हृदय से, शब्दों से, इन सब चीजों से आती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यूनानी नाटकों में देखेंगे ज्यादातर नाटक त्रासदी की है। राजा सूली चढ़ा रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, आपकी नहीं है लेकिन आप जैसे किसी की तो है। तो जब आप उस नाटक को देखे होते हैं तो सोचते हैं अच्छा राजा ऐसा भी कर सकता है, ये सूली भी दे सकता है, ये किसी की सुनेगा भी नहीं, किसी को फांसी भी दे सकता है। इस तरह की भावना आपके मन में आ जाती है। लेकिन ये तो पाश्चात्य की बात हुई। हमारे यहाँ कला दर्शन में भरत ने कहा कि केवल फियर नहीं, अगर आपके भीतर नवो रस का संचार हो रहा हो तो आप भयमुक्त हो जाएंगे। चाहे वो आठ है, चाहे नरस नवरस है। कला क्या है? रसों की तो अनुभूति है। चाहे आप चित्र बनाते हैं, रस की ही अनुभूति है। जब रंगरोगन करते हैं, हमारे यहाँ शब्द है मनोरंजन, है, अंग्रेजी में है इंटरटेन करता है, इंगेजमेंट से इंटरटेन बन गया, मतलब फालतू कुछ दिन इंगेज रहिए आप, तो वो इंटरटेनमेंट है। यहाँ जो रंजन है उसमें रंगाई और घिसाई है। रंजन ऐसे नहीं होगा, इससे जो अनुभूत है और इससे जो प्रस्तुत है। तो अब ये है कि ये ज्ञानेंद्रियां जितनी शार्प होगी, संधान शक्ति भूल गए, कितने सारे शब्द थे। अभी तो न्यू जनरेशन को पता ही नहीं चलता है कि ब्रिज के नीचे की बदबू किस चीज की है। आप ये खो चुके हैं शब्द, केवल आपको बता रहे यार पेडेस्ट्रियन है, ये गंदा कुछ आ रहा है, चाहे नाले का होगा, चाहे कोई पशु या कुछ मर गया होगा। लेकिन आपके लिए, हम लोगों को बचपन के लिए शब्द था, छुछरैन था, बगैन था, फकैन था, मटैन था, इनकी की कुछ मटियाइन किया है, ये मटियाइन है ना, फफाइन है, छुछरैन है, मतलब ये सारे शब्द होते थे। ये सारी अनुभूति आपकी खत्म हो गई है, खत्म होती जा रही है। ज्ञानेंद्रियां बहुत सीमित हो जा रही है और बहुत सीमित ज्ञानेंद्रियों में काम करेंगे। तो यही आपको समझना है। एक और चीज हमें समझ लेना है कि कला अगर संचार है, मनुष्य के संचार के हैं, तो कला अगर संचार है और संचार के लिए अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के लिए अभिनय का हम साथ हैं, तो जो संचार है उसका अब तक दुनिया में 100 में से 30% जो है वो मौखिक संचार है। 70% जो है अब तक गैर मौखिक संचार है, यानी नॉन वर्बल है। हमें इसको समझना है कि दोनों में अंतर क्या है, मौखिक संचार, वर्बल और नॉन वर्बल। तो जो वर्बल संचार है उसमें 10% की ही भाषा बन पाई है, लिपि बन पाई है। तो दुनिया में जितनी भी बात लिखी जा रही है, भाषाओं के माध्यम से बोली जा रही है, लिखित भाषाओं के माध्यम से, ये मानवीय संस्कृति और सभ्यता का केवल 10% ही है। बाकी की कोई लिपि ही नहीं है और उसको स्थानीय भाषा के रूप में आपने मान लिया है, उसको आपने स्वीकृति और मान्यता नहीं दी है। नॉन वर्बल जो है, नॉन वर्बल ये है। अब मोहन राकेश के आगे को देखिए, कैंची की कचकच की आवाज आ रही है। जो थिएटर में हम साउंड इफेक्ट की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं। आप, मैं अभी प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज से आया, एक दृश्य है जिसमें कि वो कोट ऐसे काम किया, टेबल पे आकर के बैठा, गृहिणी आई और एक गिलास पानी ऐसे बिना बोले ऐसे करके, तो दर्शक को ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है। दर्शक समझ गया कि मामला ठीक नहीं है, प्रोफेसर साहब आज तो कुछ गड़बड़ी, आज तो बादल कहीं से कर जाएगा। तो अब देखिए
सोचिए, भारत में प्रत्येक समाज का अपना अनुभव है नरभर 70% है। तो अभिनय और कला जो है, कला में आकर के वर्बल और नॉन-वर्बल दोनों का समाहार हो जाता है। अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, वो वही चीज है। और बॉडी लैंग्वेज अंग्रेजी में तो आप किताब लिखते ही पढ़ी, लेकिन ये जो बुंदेलखंड है, ये जो मध्य प्रदेश है, हर अंचल का अपना बॉडी लैंग्वेज है। आप कैरेक्टर, अब गुजरातियों को देखिए, किसी फिल्म में अगर दिखाया गया तो सेठ को दिखाते हैं, एक टोपी मोटी माला दे देते हैं, ऐसे करके दांत करके दिखता है, वैसे के साथ भी नहीं बनाता। कौन है वो? व्यापारी है। कौन है? बनिया है। कौन है? बिजनेस करने वाला है। वो जबरदस्ती भी स्माइल करेगा। वो शासक नहीं है, रूडल नहीं है। वो देखिए आप फिल्मों में जो अरे बंगाली आदमी को दिखाना, कंधे पर छाता दे दिया, पहले नाटकों में होता था, और वो चल रहा है और यहाँ लीड कर रहा है उसका प्रेम, मंच पर नीचे पर लीड कर रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया वहाँ। बिहार यूपी में आ लीजिए, धोती पहन के पोचा डाला जेबी में और 8 फीट रास्ते को ऐसे झटकते हिलते चल रहे हैं भाई साहब, जैसी पूरी प्रॉपर्टी मिली थी है। तो कैरेक्टर से पता चलता है कि ये किस रीजन का आदमी है। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल जो है, इसको दोनों हमें काम करना है, स्थानीय स्तर पर काम करने की जरूरत है। आपको ये भी बता दूं, योग जो है ब्रिस्टल, वहाँ आंखें लीड करती है। भले हम भरतनाट्यम कथक के सालों में मतलब अभिनय में, मुखाभिनय में आंख का बहुत काम करते हैं, लेकिन उनके दैनिक जीवन में आप देखेंगे आंखें लीड करती है। कोई भी अंग्रेज अगर आपको खास करके यूरोप में मिले, आपको बोले हेलो, मैंने पहले उसके साथ आंख का एक्शन, यस, हाय हाय, मतलब आंख लीड करती है। हमारे यहाँ बॉडी लीड करता है, इतना बड़ा शरीर। कई कारण है, उसका कारण सामग्री भी है, फिजिस्टिक भी है, या आप दबे हुए हैं, शरीर रूप से बड़े मजबूत हैं और बड़े लोग कोई जा रहे हैं तो ऐसे करके एक प्यून चाय देने आएगा, एचओडी प्रोफेसर बैठा है, तो वो अपने आप देह को सिकुड़ लेता है, भले भले उठा के ऊपर रख सकता है, शारीरिक रूप से उतने मजबूत है। उनकी सामाजिक स्थिति ने उसको एक अलग बॉडी लैंग्वेज सिखाई। ये बहुत स्थिति है। तो हमें क्या करना है? दोनों को एक साथ मिला के चलना है। और ये आपको ऑब्जर्व करना है सोसाइटी में, केवल क्लासरूम में बहुत सारी चीजें हैं। हमें लगता है कि आप जिस जिस अंचल से हैं वहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कभी कभी काम करना चाहिए। अभिनय में चाहे वो फिल्म हो, नाटक हो, आपको बड़ा काम आएगा। और बहुत सारी मतलब हमारे यहाँ कहाँ है, विरह की नृत्य वालों को, नृत्याचार्यों को कहते हैं कि अरे यार ये केवल करुण रस में ही भगवान क्यों सुन रहे हैं, भक्ति के गीत में मतलब यही हास रस में हम तो नाटक के, हमें तो दिक्कत होती है कि भगवान को केवल करुण रस में ही जाके हम रो करके कहे कि भगवान, क्योंकि उस करुण रस की बात है, पैथोस है, पैथोस में सरेंडर जो वो बात है, आप जाके समर्पण कर देते हैं, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 4 घटनाएं देखता है, वो सारी पैथोस की है। कोई किताब पढ़ के नहीं, बीमार को देखा, बूढ़ा को देखा, मृत्यु को देखा, उनको देखा। आप चाय लेते रह सकते हैं, मैं भी लेते रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाय ले बीच बीच में ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर बनाने वाले को ये लगेगा चाय पी नहीं गई। सामान्य रूप से यही होता है कि अगर आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां लीड हो, चाहे आप चित्रों के माध्यम से आप देखते हैं, तो ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? प्राचीन काल से प्लेटो, अरिस्टो और दूसरे सारे उनके जितने फिलॉसफर यूनान में क्या कवि कहते थे मैं श्रेष्ठ हूँ, दार्शनिक कहते थे फिलॉसफर मैं श्रेष्ठ हूँ, नाटककार कहते थे मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, बड़ा उनका झगड़ा था। संगीत वाले कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, चित्रकला वाले कहते थे मैं श्रेष्ठ हूँ। केवल आप युवा विद्यार्थियों को बता देते हैं कि मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल में फाइनली विचारों का जन्म चित्रकलाओं में ही हुआ। नए प्रयोग जो हुए चित्रों में, जो पेंटिंग्स है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे इज्म और नए विचार जो है कला आंदोलन में आया। और यह मानना है कि चित्र ज्यादा प्रभावित करता है। उस देखिए पाब्लो नेरुदा की एक कविता है, हम धीरे धीरे मरने लगते हैं जब नहीं करते हैं कोई यात्राएं, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, रोज चलते हैं उसी रोज वाले रास्ते पे,
उसी रास्ते पे चलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी आइए ना, अलग अलग रास्तों से है, एक ही सीढ़ी से मत उतरिए, ऑप्शन है तो आप दूसरे से भी चलिए। मन तो चाहता है कि रोज चलते हैं उसी रोज वाले रास्ते पे, नहीं करते हैं तारीफ किसी की। अगर आप किसी की प्रशंसा, वाह वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा किया तुमने, अगर ये भीतर आपका खत्म हो गया तो मतलब है कि आप धीरे धीरे मर रहे हैं। जिंदा तो सांस तो आपको मतलब ये है कि आपको तारीफ भी करनी है। हम धीरे धीरे मरने लगते हैं जब नहीं पढ़ते हैं कोई नई पुस्तकें, वो बहुत जरूरी है। देखिए रंग 3 ही था, इस बेसिक्स को समझिए, रंग 3 ही था। हम रंगमंच क्यों है, हम तो कहेंगे तो चित्रकला वालों की बात, शब्द तो हमने भी रंगमंच ही लिया। रंग क्रियाओं से क्या मतलब, क्या था, लाल था, सफेद तो कोई रंगी में तब भी था, और काला था, ब्लैक था। इन 3 रंगों के बाद हमने 7 रंग विकसित किए। पूर्वोत्तर भारत के राभा और बोरो ट्राइब के पास लगभग 50 से 60 रंगों के नाम भी हैं और 60 प्रकार के रंग भी। ये देखिए एक ट्राइबल गमछा है, इसमें भी उसने बेसिक्स रंगों कई रंगों में से कन्वर्ट किया। रंगों का मिलाना और रंगों के बारे में सोचना मानव के संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का प्रतीक है। साधारण घटना वो नहीं है। जब 3 रंगों से आप 4 में आ गए होंगे, 4 से 5 में आ गए, 7 में आ गए, 10 में आ गए, मतलब है वो बौद्धिक दोनों, आप में इमोशनल डेवलपमेंट भी हुआ है। और इसीलिए रस के क्या है, रंग है, रस के क्या है, राग है, रस के क्या बना दिए, देवता। देवता के पास चूंकि रंग है, आभूषण है, उनके कपड़ों का रंग है। तो ये जो प्रक्रिया है, तो मतलब कहना ये है कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, नाट्य कला और चित्रकला के विद्यार्थी हैं, तो केवल जीवन में ये अभिनेता और चित्रकार ही नहीं बनाएगा, बल्कि जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आपके भीतर विकसित होती है, लीडरशिप डेवलप होता है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको आप बहुत शार्प बना लेते हैं। इसीलिए इन कलाओं के साधना में अगर आप लगे रहते हैं, मानसिक अवसाद में आप जा नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। आप हमेशा रिफ्रेश रहेंगे, लेकिन आप अगर असली साधना कलाओं का करते हैं तब आपके भीतर ये बात आती है। इसीलिए भारत में जो कला है उनका आध्यात्मिक पक्ष बहुत, एक जब हमारे विभाग का नाम किसी ने कहा नाट्य कला शास्त्र रखो, तो लोगों को लगा कि ये वर्तमान सरकार जो आई हुई है ये सब कुछ में शास्त्र लगा रही है। तो मैंने कुछ विशेषज्ञों को कहा, जब भौतिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र भी आप पढ़ रहे थे उस समय आपको पीड़ा नहीं हुई थी क्या? विचित्र बात करते हो, अब आपको दिक्कत क्यों हो रही है? फिजिक्स को आपने भौतिक शास्त्र कर दिया, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कर दिया, और हम नाट्य कला को जब शास्त्र कह रहे हैं तो आपको तो पीड़ा हो रही है। तो भाई आप 22 तो हम तो नहीं है, हमें तो ठीक लग रहा है, ये हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली हमें परिस्थिति बस इन सारी चीजों को समझना है। तो जो कलात्मक गुण है आपके भीतर, सृजन की क्षमता आपके भीतर है, उसको हमें समझना है। रस की देखिए, मैं तो ये अभी देश भर में ये कह रहा हूँ कि जो तात्विक अभिनय है नाट्य शास्त्र का, उससे ज़्यादा हमारे जो उपयोगी है जो रसाश्रित अभिनय पद्धति है उसको कर लीजिए। जो सात्विक अस्थायी और संचारी भाव है उसके अनुसार आप केवल अभ्यास अगर कर लीजिए, वो ज़्यादा उपयोगी लग रहा है। मतलब नाट्य शास्त्र के, नाटक के लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी है अगर उसका ही अभ्यास कर लीजिए। क्योंकि अब हस्ताभिनय के 64 प्रकार को हम नाटक के लोग शायद उपयोग में नहीं लाते हैं, नहीं कर पाते। जो तात्विक अभिनय तो बहुत विस्तार है, वो नृत्य लोगों के लिए, दूसरी दिनाओं के लिए। दूसरी बात देखिएगा, लोक समाज में भी देखेंगे कि चित्र है, नाटक है, कविता है, कहानी है, गीत है। हमें यह भी समझना चाहिए कि ये अलग अलग माध्यम लोक समाज के पास भी है और हमारे पास भी है। अगर कविता थी ही तो कहानी क्यों बनी, कहानी थी ही तो उपन्यास क्यों बना लिया, और जब ये तीनों था तो नाटक क्यों चाहिए? क्योंकि लोग में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, हुड़दंग कर देते हैं। कभी नृत्य को नाटक कहते हैं, कभी गीत को नाटक कहते हैं, कभी गीत को नृत्य कह देते हैं। ये बहुत नहीं, समाज ने अगर अलग अलग तरीके से सोचा है तो अलग अलग फॉर्मेट है। बिल्कुल सही बात है कि कविता की परिभाषा अच्छी दी जाती है, तो लोकगीतों की परिभाषा क्यों नहीं है? वही तो अभिव्यक्ति है। वहाँ अगर लोक नाटक है तो यहाँ भी नाटक है। इन अंतरों को भी हमें समझना चाहिए। कुछ बातें, क्योंकि आज गर्मी भी है और मैं जल्दी समाप्त करूँगा, कभी आएंगे तो बड़ी लंबी चर्चा हम लोगों की इस बात। अरे जी धन्यवाद।
मैं मनमोही हूँ, सही करता हूँ, जहाँ जाता हूँ लोगों को मोह लेता हूँ। कुछ नहीं, अच्छा वक्ता हूँ, पता नहीं ज्ञानी हूँ या नहीं, लेकिन वक्ता अच्छा हूँ। तो सौंदर्य, देखिए सौंदर्य शास्त्र, जब हम नाटक की, आपने सौंदर्य शास्त्र या नाट्य सौंदर्य की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, तो सामान्य रूप से समझने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट्स दूँ जो आपके लिए कभी व्यूअर्स के लिए नहीं आए। कि कहता है कि जो रम्य है, जो सुंदर है, जो कोमल है, हर आपको सुंदर नहीं हो सकता है, लेकिन कला में इसकी स्थिति नहीं। मैंने शोध करके देखा कि कब से मन में ये भाव आ गया कि काले लोग, काली लड़कियां बदसूरत होती हैं और जो गोरे होते हैं खूबसूरत होते हैं। पूरे भारतीय मन में है। मैंने छोटे बच्चों में भी देखा। मैंने 4 साल के बच्चों को भी पूछा कि 2 आंटी बैठी हैं, तुम्हें कौन अच्छी लग रही है? तो मैं देखा ये सेंस है, मतलब हमारे डीएनए में ही आया है। कोई बात नहीं, ये कहाँ से आया है? जब हम आदि मानव थे तो हमारे पास रात थी, डार्कनेस था, ब्लैक था, रोशनी नहीं थी, और कई अनिष्ट घटनाएं हमारे भीतर उस अंधेरे में हो जाती थी। हमारे पास कपड़े नहीं थे, सूर्य की रोशनी रात को नहीं, ठंड के दिनों में हम उसमें छिछोते थे, गुफाओं में रहते थे, कोई जानवर आके हमें खाता था। तो एक फियर, डार्कनेस ने हमें क्या दिया? बहुत पहले एक फियर दिया है, अंदर हमारे भीतर एक फियर दिया है। और लाल क्यों अच्छा है? अरे चित्रकला के लोगों को डराना हो, जो कंटेम्प्रेरी लाल से बहुत डरते हैं। अब फोक वाले कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी लाल कलर को चीर देते हैं। अरे इस लाल के चक्कर में तो हम मर जाएंगे। जो कंटेम्प्रेरी चित्रकार वो कहते हैं। तो रेड जो है क्या है? सूर्योदय हुआ, पहले आकाश में लाल आ गई, तो आदि मानव ने क्या देखा? लाल देखा, और लाल को देखा तो उसके मन में एक भाव आया, अरे वाह अब कुछ अच्छा होगा। और फिर देखेंगे, आप कभी देखिए जाकर के, जहां अच्छा सूर्योदय और सूर्यास्त होता हो, 7 रंग आप सुबह से शाम तक देख सकते हैं। हम हड़बड़ी में होते हैं उस समय, अब के लोग ऑफिस में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, या आप जैसे युवा सो रहे होते हैं, तो लाल को तो देखा नहीं। केवल सूर्य की लाली प्रातः बेला से लेकर के सूर्य को ऊपर उठने तक ही वो 7 रंगों में देखेंगे आ जाता है। और तब देखेंगे कौन सा रंग आपके लिए कंफर्ट और ब्यूटी का प्रतीक हो गया, किस रंग को आपने लिया। और सफेद तो है नहीं। फिर मानव ने कोशिश की कि इन रंगों को हम मिलाएं, पीला बनने के लिए बड़ा उत्साह का है, क्या चाहिए। लेकिन दुनिया के और जगह, जैसे आप देखेंगे थिएटर वाले, ये ब्लैक, इनका तो ब्लैक है। दरअसल ये चाइनीज और यूनानी एस्थेटिक्स है, जहां चैरिटी और बोल्डनेस ये 2 का प्रतीक है। कि एक तो हम चैरिटी हमारे में सत्यता है, सचेतता है, और दूसरा हम में आत्मविश्वास, बोल्डनेस, ये 2 चीज आया। वो वहां से हम एक्सेप्ट किए उसको। लेकिन कभी कभी जो दूसरे देखते हैं, अगर क्लासिकल डांस के लोग देखेंगे तो कहेंगे यार ये थिएटर वाले काले रंग पहन करके रहते हैं, उनके दिमाग में ये बात आ सकती है। तो इस तरह जब देखेंगे तो रंगों का विकास होना, इसीलिए हम रंग जो ये रंगमंच है तो क्या है? चित्र है, नृत्य है, कथा है, कहानी है, और ये सब कुछ भरत मुनि भी कह रहे हैं, ये सब कुछ कहाँ जाके है? रंगमंच में है। तो ये बौद्धिक प्रक्रिया जो है, सोचने की जो प्रक्रिया है, प्रथम स्तर पर मानव ने कुछ चित्र बना दिए। मैं अभी रस और भाव जब पढ़ा रहा था, तो रॉबर्ट्सगंज के पास लिखुनिया दरी, जो ओल्ड स्टोरीज का एक 5000 वर्ष पुराना किताब है, तो वहां जाएंगे तो वो एक सुअर की चित्रकारी है, और उसको एक तीर लगी है, और उसके मुख से चीख निकल रही है। बना है लिखुनिया दरी, मिर्जापुर के पास जो रॉबर्ट्सगंज में है, एक सुअर है, गूगल करिएगा तो वो फोटो है, लिखुनिया दरी को दिया हुआ है। तो 5000 वर्ष पहले मानव को पीड़ा का अनुभव हो गया था। वो देखा कि सुअर को तीर लगने से पीड़ा होती है। वो कहा, इसीलिए बाद में कवियों ने कहा, वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा, तुझको पीड़ा में ढूंढा, तुझमें ढूंढूंगी पीड़ा, मानी है, तुझको पीड़ा में ढूंढा। ये जो पीड़ा है, ये जो पेन है, इसके भीतर, तो वो क्या है? अभी आप, मैं अब समझ रहा हूं, अब जाकर के मैं भीमबेटका गया,
मैं स्टूडेंट जब था पढ़ा नहीं समझा था, लेकिन देखा था वहाँ ये है। चित्रों को जो देखा तो मैंने ये देखा कि उसमें कौन कौन से इमोशंस जो है डेवलप हो चुका था। नाट्यशास्त्र 2000 वर्ष पहले, लेकिन भारत में देखेंगे लोगों के भीतर क्षमता थी। मतलब है कि जिस किसी चित्रकार ने उस सुअर की चित्र बनाया वो पेन को फील करने लगा था, पीड़ा का एहसास उसे हो गया था। तो आप कला शास्त्र के लोग हैं, इस तरह भी कभी अगर प्राचीन गुफाओं चित्रों को आप देखते हैं तो इस तरह से जाकर के आपको देखना चाहिए, उन चित्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये प्रक्रियागत है, ये आपकी प्रक्रिया है। उसके बाद अगर आप देखें कि भरत कहते हैं लोक प्रमाणवाद के बारे में, वो पंचम वेद कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो बात मैं यहाँ नहीं कह सका उसके लिए आप लोग में चले जाए, आप लोग में चले। फिर लोग को हमने बिगाड़ दिया। हिमांशु जी बार बार आपको कक्षा में बताते हैं, इस तरह से हम उसका विमर्शन करें। मान लीजिए कलाकार है कोई नौटंकी का या नाचा का, वो ऑक्सफोर्ड के अमेरिका चला जाता है, वहां से वो PhD करता है, फिर नौटंकी और नाचा करना चाहता है। आप क्या कहेंगे? दे आर नॉट रियल फोक आर्टिस्ट। आप फोक आर्टिस्ट की जो कंसेप्ट आपके दिमाग में डाला गया है, गवार, गवई, गांव का रहने वाला, तो या तो उस कला रूपों को बचाने के लिए उसको एजुकेशन सिस्टम से हटा दीजिए। अब यही एक बात विमर्श कर लीजिए कि कविता लिखने वाले व्यक्ति के हमने कभी सवाल उठाया तो क्या है, अर्बन है, शहरी है कि गवई है, किस कम्युनिटी का है? हम कहते हैं कविता के लिए एक शिल्प है, उसकी परिभाषा है। और लोक नाटक के लिए, लोक गीतों के लिए व्यक्ति को क्यों देखने लगे आप? अरे गजब बात है भाई, उस विधा को देखना था ना कि वो लोकगीत जैसा है या नहीं। आम धारणा लोगों के दिमाग में है कि चूंकि ये बुंदेली में है तो लोकगीत ही होगा। क्यों भाई? बुंदेली में है तो लोकगीत क्यों होगा? अवधी में है तो लोकगीत ही होगा, और हिंदी में होगा तो वो लोकगीत नहीं होगा। तो ये जो विभेद है, उपन्यास की एक परिभाषा दी है आपने, नाटक की एक परिभाषा दी है आपने, तो वो शिल्प की, उस विधा की परिभाषा दी है। लेकिन जब आप लोक कलाओं पर सोचने जाते हैं तो व्यक्ति को सोचने लगते हैं ये गोंड है कि नहीं, ये भील है कि नहीं। ठीक है, वो कम्युनिटी आर्ट के रूप में डेवलप हुआ होगा। आदमी को क्यों खोजने लगते हैं कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस वर्ग से आते हो, ये बात आपके दिमाग में देखना चाहिए कि वो जो शिल्पगत रूप से लोक है या नहीं। लोक कला तो ग्वालियर शहर में हो जाएगी अगर वो लोक की प्रविधि में। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ भिखारी ठाकुर के नाटक लोक नाटक नहीं है। अब भिखारी ठाकुर ने 10 नाटक लिखे। आप लोग कुछ नाटक से विदेशी आ गए होंगे, जो लोग का आपने नाम सुना होगा। क्योंकि लोक के लिए जो सबसे बड़ी बात है परंपरा। भिखारी ठाकुर ने नाटक लिखा, लोक स्मृति में अभी तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो नहीं गया। अगर वो लोक स्मृति में परंपरागत हो जाएगा जिस दिन, तो हो सकता है 200 वर्षों बाद वो हो जाए। भिखारी ठाकुर ब्रेथ और स्टेनिस्लॉवस्की की तरह एक नाटक योद्धा है, आधुनिक संवेदना के नाटक योद्धा है। एक तो जर्मन में काम किया, एक स्पेनिश में काम किया, वो कहाँ लेटिन और अंग्रेजी में काम कर रहे थे। तो ब्रेथ पर तो ये सवाल नहीं उठा, सवाल केवल इसके कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी में काम कर रहे हैं। नहीं जी, अब भिखारी ठाकुर की संवेदना देखिए। आधुनिक क्यों कहते हैं? जो अपने समय और समाज के समकालीनता को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करे, वही आधुनिकता है। आज की समस्या जो सबसे बड़ी है समाज की, अपनी समकालीन समस्या है, अगर उसको आप अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, वही आधुनिकता। आधुनिकता को कोई और फ्रेम नहीं। भिखारी ठाकुर के 10 नाटक है। 10 नाटक के केंद्र में जानते हैं क्या है? पहली चीज है विस्थापन, माइग्रेशन, और दूसरी चीज है स्त्रियों की अधोदशा। जितने नाटक हैं उसमें जेंडर के स्त्री विमर्श है, वो देख रहा है कि महिलाओं का सफरिंग है और विस्थापन है। समाज सामंती था, आज भी हिंदी प्रदेश में विस्थापन हो रहा। भोजपुर और उस इलाके के लोग जो है फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, हमारे देश के वो पहले रचनाकार है जिनकी रचना विस्थापन की पीड़ा को लेकर के है। और विस्थापित होने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि दुनिया के कई देश बसा दिए। हमारे देश के राष्ट्रीय साहित्यकार जो है उस पर कभी नहीं लिखा, वो दूसरी चेतना की बात कर रहे। तो भिखारी ठाकुर को कैसे कह देंगे? वो आधुनिक संवेदना के रचयिता हैं।
उसकी पूरी तरह से, जिस तरह की भरत मुनि ने एक रंगशाला की परिकल्पना की, भिखारी ठाकुर ने अभिनय पद्धति बनाया, रेपेटरी बना दिया, सब कुछ बनाता है वो, नाटक भी लिखता है। एक व्यक्ति सारा काम करता है और स्वयं अभिनय भी करता है, अभिनेता भी। और एक लोक नाटककार लोक परंपरा में देखिए कैसे उसको खाने से, क्योंकि भोजपुरी में है कि क्या भोजपुरी में आधुनिकता नहीं होगी, भाषा होने से क्या हो जाएगा। तो हमारे देश में आप ये देखिए, हिंदी कहीं की मातृभाषा नहीं है। जहाँ हिंदी भाषियों को पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय तक था, एक बार असम में 200 हिंदी भाषियों को मार दिया गया। तो मैंने मन से जाकर अल्फाफे मन से मैंने जाकर देखा, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, ये देश भाषा। जब तक आप ये कहना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हिंदी की उपेक्षा बंद नहीं होगी। मैंने बुंदेली, बघेली, मेवाड़ी, मेवाती, मैथिली, मगही, अवधी, भोजपुरी, इन तमाम मातृभाषाओं को नीचे दफन कर दिया और देश के लिए एक भाषा ले लिया। हमारी तो मातृभाषा थी। क्या तुलसीदास की रचना अवधी में है भाई, सूरदास ब्रजभाषा में लिख रहा है, विद्यापति मैथिली में लिख रहे हैं। उस भाषा को आपने दफन कर दिया जिसमें सृजन था, और देश के लिए आपने एक नई भाषा हिंदी ली। यह त्याग को पूरे देश को करना है, केवल हिंदी प्रदेश के लोगों को ही क्यों करना है? तो आप अपनी भाषा की मांग करते हो, नहीं बोलनी है मुझे हिंदी, हमारी यहाँ से मातृभाषा हिंदी हो जाएगी। कोई लोग मध्यवर्गीय शहरी को छोड़ करके हिंदी नहीं है। मैं नाटक में कहता हूं कि हिंदी के नाटक अपेक्षाकृत कमजोर है। मैंने कभी कारंत जी को कहा कि बाबा कन्नड़ नाटक बहुत मुझे क्लासिक लगता है। उन्होंने जवाब दिया, कभी भारतीय ऐसा है कि मिथ कथाओं का पुनर्सृजन है वहाँ, चाहे नाटक हो चाहे आदि हो, है ना। तो जितनी मिथ कथाएं हैं उनका पुनर्सृजन, जितने भी नाटककार आप कन्नड़ के देखेंगे, समकालीन विषय वस्तु को नहीं लिया है। और नाटक किस भाषा में है? कन्नड़ में। इन्हें तुगलक भी कन्नड़ में लिखा, दृश्यनाट्य के सारे नाटक पहले कन्नड़ में लिखे, फिर उसका अनुवाद किया गया। लोगों का ये भी कहा था, चूंकि कारंत जी थे तो लोग ये भी आरोप लगाए कि अनुवाद में बहुत सारे संशोधन भी हो गए। अब जी ये मात्र हिंदी में नाटक क्यों कमजोर है? मोहन आकेश के नाटक क्यों अच्छे हैं? या धर्मी भारती का अंधारी में तो काव्य भाषा है। नाटक में जो भाषा है वो पात्रों की होती है, चरित्रों की होती है, जीने की क्षण की भाषा है, आह और वाह की भाषा है। हिंदी में तो हम जीते नहीं है भाई, हमारा समाज नहीं जीता है। आपके घर में मम्मी पापा हिंदी में तो केवल मध्यवर्गीय शहरी बात कर रहे हैं। मैंने 2013 में एक चर्चा थी विश्व हिंदी सम्मेलन में नाट्य भाषा को लेके। मेरा एक नाटक है बाल टूट में, तो उसको नेशनल अवार्ड को बाल नाट्य सम्मान मिला। मैंने ये कहा उसमें कि देखिए अभी ये है कि जब मैं नाटक लिख रहा था तो दूसरे दृश्य में जाकर के सारे पात्रों ने विद्रोह कर दिया कि मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आ रहे थे उनकी मातृभाषा जो थी वो हिंदी नहीं थी। ये स्थिति थी। तो क्या हुआ इसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में ये हुआ कि मैंने उन पात्रों का गला घोटा, उसे बेहोश किया, और ओम प्रकाश भारती की जो अपनी भाषा है विद्युता वाली, वो मैंने अपने पात्रों को दिया, और मेरा नाटक भाषा के स्तर पे कमजोर हो गया। ये एक बड़ी बात है। नाटक अगर आप बुंदेली में करेंगे, बघेली में करेंगे, रतन जी हम कहाँ अंग्रेजी में कर सकते थे, थिएटर संस्कृत में भी कर सकते थे उनके, लेकिन उन्होंने मणिपुरी में लिया, है ना, वो बाधा नहीं बनी। तो नाटक के लोग हैं, इसीलिए जो आपकी मातृभाषा है उसमें अधिक से अधिक रचनाओं को हम ला सकते हैं। और हिंदी के साथ बड़ी दिक्कत क्या हो गई भाई, क्योंकि हम लोग कला के लोग हैं, रंगमंच के लोग हैं, उसके साथ दिक्कत क्या हो गई कि जिस समय विद्यापति, सूर, कबीर, तुलसी चाहिए था, उस समय आपने गले लगा दिया। और अब कह रहे यार तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं, थोड़ी बुंदेली टच आ रही। अब लोग हम बुंदेली खर्चा है, हम बुंदेली ना बोले, तुम कहाँ बोले, बंदर की तरह तुम्हारी भाषा बोले। तो ये क्या है? ये खड़ी बोली का उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद नहीं उत्पाद है। हमें ही दिखाने के लिए हमारी ही चीजों को लेकर के तुम बन गए, और अब कह रहे हो कि तुम्हें तो वो अच्छी हिंदी नहीं आती थी, तुम तो मतलब मेवाती बोलते हो, मालवी का टोन है, भोजपुरिया टोन आता है, एकदम आना चाहिए भाई, मेरी मातृभाषा है। तो हिंदी एक सुविधा जरूर दे दी है, बुंदेली हिंदी भी होगी, मेवाती हिंदी भी होगी, मालवी हिंदी भी होगी, उनके सभी रूपों को लेखन में स्वीकार किया जाना चाहिए, तब आपकी नाट्य भाषा जो है विकसित होगी। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हिमांशु जी का हमारा इतना स्नेह है कि मैं कभी भी इधर से जब से आता जाता हूँ तो बाहर उधर के थोड़ा आप लोगों से बतिया लूँगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों को बहुत शुभेच्छा, बहुत शुभकामनाएं। देखिए संस्थान किसी को कुछ नहीं बनाता, न कोई गुरु किसी को कुछ बनाता है। गुरु तो आपके भीतर है। भिखारी ठाकुर की एक लाइन है, वो कहते हैं भोजपुरी में कि एक ही माटी में, आप सब समझ जाएंगे, एक ही खेत में, मिट्टी में ईख गन्ना होता है, अब उसी में करेला और मिर्ची बसती है। तो माटी का काहे दोष भैया? तो यही है, ये माटी है, इसी में करेला भी उगेगा, इसी में नीम भी उगेगा, इसमें भी मिर्ची आ जाएगी। आप में जो गुण होगा, जिस तरफ आप जाना चाहेंगे, वही मिठास आप में आएगी, वही करवाहट आप में आएगी। कभी संस्थान में कला सामूहिक अभ्यास और संस्थान का काम था केवल एक साथ कर दो। हम बहुत महत्वाकांक्षी थे, हमारे बच्चों ने क्या पढ़ा, कहते आज क्लास नहीं है, जा लेकर सो लो, हम पढ़ा फ्री, स्वतंत्र रखना है और कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आपको ये आना है, सब कोई सबसे सीख रहे हैं। हिमांशु जी भी आपसे सीख रहे हैं, आप भी वो सीख रहे हैं, ये गुरु है। इसीलिए ये एक अनुशासन बना है। इसलिए ये मन कर एनएसजी बहुत कुछ सिखा देगी और ये नहीं सिखाएगी जी, नहीं। वहां जाते ही आपका मनोभाव बदल जाता है, हमने सोच क्षमा लो, अब तुम यहाँ अच्छा हो ही जाएंगे। वो पॉजिटिविटी आपके भीतर आ जाती है और आप फिर उस पॉजिटिविटी से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। यहाँ कहते अरे यार घर भी नहीं है, स्टूडियो भी नहीं है, लेकिन सोचिए अभिनेता को बेसिस क्या क्या चाहिए। इसीलिए संसाधन और संधान पे माटी का दोष नहीं है। आप अपने भीतर गुण विकसित कीजिए और अपने विभाग और विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा लेते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी शब्दों में बोलूं वो अल्प है। निश्चित रूप से परमादरणीय श्री सर ने गागर में सागर भर दिया और आप समझ गए होंगे कि अभी तो सिर्फ जो कुकर था उसमें से चावल की एक दाना हमने चेक किया है। तो मैं आपको कहूं कि हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, हमारी अग्रज है और इनको देखकर, इनको सीखकर, मैं सर बैठे इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप सर के बारे में जानिएगा थोड़ा, आप फेसबुक पे देखिएगा। सर लोक कला के शास्त्रीय प्रणेता या ज्ञाता तो है ही, आप सामाजिक भी हैं। अभी जन आंदोलन को लेकर आप काम कर रहे हैं। जितने आप कला मर्मज्ञ हैं उतने ही सामाजिक, उतने ही सोशल है, उतने ही सामाजिक कार्य में अनवरत है। आपने बड़े बड़े मूवमेंट क्रिएट किए हैं कला संस्कृति को लेकर, लोक कलाओं को लेकर, लोक कला संस्थानों की स्थापना को लेकर, लोक कला अकादमियों के साथ लोक कलाकारों के पुनर्स्थापना को लेकर, और अभी नदियों और जल संरक्षण को लेकर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में घूमते हुए। तो परम श्रद्धेय आपका मैं आभार क्या व्यक्त करूं। आप तो हमारे अग्रज हैं और आपसे हम सीख रहे हैं, बस यही आशा और अपेक्षा, और आपसे हाथ से ये मांग रहे हैं जब भी आप, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय जो बड़ा न्यू बॉर्न बेबी है, नया है, 18 साल हुए हैं और जिसको कहें कि नया नहीं, युवा है, युवा है और थोड़े आर्थिक विपन्नता है, मानसिक और कलात्मक विपन्नता नहीं है। तो लेकिन आप जैसे जब तक गुरुजनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है तब तक हमें वो विपन्नता भी महसूस नहीं होती। तो जब भी आप इस रास्ते से गुजरे हम सभी को आशीर्वाद जरूर प्रदान करेगा। एक बार जोरदार करते सभी लोग बच्चे जितने हैं वो वहां तरफ हो जाएंगे, उस तरफ चेहरा कर लीजिए, फैकल्टी पीछे आ जाएंगे, ग्रुप फोटो करते हैं प्लीज जल्दी। फैकल्टी पीछे सर वीडियो पॉज कर दूं सर? वीडियो पॉज कर